समय था लगभग 260 ईसा पूर्व का। मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। मगध की धरती पर एक राजा राज करता था, सम्राट अशोक। उनका नाम सुनते ही लोग थर्रा उठते थे। वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक रणवीर, रणनीतिकार और दूरदर्शी सम्राट थे। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की नींव रखी थी, पर अशोक ने उस साम्राज्य को ऊंचाई पर पहुंचाया। अशोक को शुरू में चंड अशोक कहा जाता था, क्रूर अशोक, क्योंकि उन्होंने अपने आरंभिक काल में सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था। कहा जाता है कि सत्ता की लालसा ने उन्हें निर्दयी बना दिया था, परंतु सत्ता की यह प्यास जल्द ही उन्हें एक ऐसे युद्ध की ओर ले जाएगी जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कलिंग, आज का ओडिशा, एक समृद्ध, स्वतंत्र और गर्वित राज्य था। यह कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, परंतु इसका स्वतंत्रता प्रेम और समुद्री व्यापार के लिए ख्याति दूर दूर तक थी। कलिंग के लोग मेहनती, आत्मनिर्भर और अपने देश के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। कलिंग की राजधानी तोसली थी, जहां राजा अनंत पद्मनाभ शासन करते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका नाम राजा चंद्रगुप्त कलिंग था। उनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, परंतु उनमें एक ऐसी ज्वाला थी जो किसी भी साम्राज्य की दीवार को चूर कर सकती थी, स्वतंत्रता की ज्वाला। अशोक का साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक। परंतु कलिंग अभी भी स्वतंत्र था। मौर्य साम्राज्य के लिए यह एक राजनीतिक और रणनीतिक खतरा था। कलिंग का समुद्र तट दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। यदि कलिंग स्वतंत्र रहता, तो वह साम्राज्य के व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती बन सकता था। दरबार में मंत्रियों ने अशोक को बार बार कहा, महाराज, जब तक कलिंग स्वतंत्र रहेगा, मौर्य साम्राज्य अधूरा रहेगा। अशोक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना। मौर्य सेना इतिहास की सबसे विशाल सेनाओं में से एक थी। इसमें थे 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 अश्वारोही, 5,000 हाथी और सैकड़ों रथ। युद्ध की घोषणा होते ही मगध की धरती पर युद्ध के नगाड़े बज उठे। कला और संगीत